मोनोपोली वह बाजार है जहां केवल एक कीमत रहती है। अल्फ्रेड मार्शल तथा एसी पिगू ने एकाधिकारी बाजार को विकसित किया और एसी पिगू ने डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली को विकसित किया। एसी पिगू ने डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली को विकसित किया, उसको वेलफेयर से जोड़ा। एकाधिकार वह बाजार होता है जहां एक ही विक्रेता होता है। क्रेता अनेक होता है लेकिन विक्रेता एक होता है। मार्शल के जमाने में पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और एकाधिकारी बाजार, यही दो बाजार का मुख्य रूप से वर्णन होता था। बाद में एसी पिगू जब आए तो मोनोपोली में सिंपल मोनोपोली के साथ साथ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पर जोर दिया, जिसको विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। सिंपल एकाधिकार वह बाजार है जहां एकाधिकारी एक कीमत पर अपने सारे वस्तुओं को बेचता है, लेकिन विभेदात्मक एकाधिकार वह बाजार है जहां एकाधिकारी दो या दो से अधिक कीमत पर वस्तु को बेचता है। एकाधिकारी का सबसे बड़ा काम क्या रहता है कि उसका पूर्ति के ऊपर पूरा सप्लाई पर नियंत्रण होता है। चूंकि पूर्ति के ऊपर सप्लाई का म्यूट है सर। बाजार में एकाधिकारी अपने वस्तु को जब बेचता है तो एक मूल्य पर बेचता है। इसको सिंपल मोनोपोली कहते हैं। सिंपल मोनोपोली किसको कहते हैं? जहां एकाधिकारी एक कीमत पर अपने सारे माल को बेच दे। और फिर मार्शल कहते हैं कि एकाधिकारी को बाजार के सप्लाई पर पूरा नियंत्रण रहता है और इस कारण से एकाधिकारी जो है वो अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है ताकि उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। एक और बात जो है वो है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है। इस दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में वो क्या मूल्य देता है, इसको हम लोग उपभोक्ता की बचत कहते हैं। एकाधिकारी का वस्तु के पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए वो चाहता है कि पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस हड़प ले। पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस हड़प ले, इसलिए दाम ऐसा निर्धारित करता है उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है उतना ही मूल्य ही मांगता है, तो उपभोक्ता को कुछ भी एक्स्ट्रा बचता नहीं है। अगर जितना मांगता है उससे कम मूल्य रखेगा तो उपभोक्ता बचत की प्राप्ति होगी। एकाधिकारी चाहता है कि पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस हड़प ले। तो इसी से एसी पिगू ने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस का कल्याण से संबंध है, वेलफेयर से संबंध है। अगर उपभोक्ता को थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है तो कल्याण हो रहा है।
अगर उपभोक्ता को 50% मिल रहा है और 50% एक अधिकारी ले रहा है तो भी कल्याण है। लेकिन अगर उपभोक्ता को कुछ नहीं मिले और पूरा एकाधिकारी हड़प ले तो वैसे एकाधिकारी को सरकार को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मोनोपोली के खिलाफ, कल्याणकारी अर्थशास्त्री मोनोपोली के खिलाफ रहते हैं। वो कहते हैं कि मोनोपोली जो है वो कल्याण में कमी करता है, वेलफेयर में कमी करता है, वो उपभोक्ता को तंग करता है, उसको ऐसा मूल्य रखता है, उसका कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा हड़प लेता है। इसलिए कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा एकाधिकारी ले ले तो वो अच्छी बात नहीं है, वो कल्याण के दृष्टिकोण से सही नहीं है। हम लोग इसको भी आगे देखेंगे। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि बाजार में एक पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार होती है और ठीक उसके अपोजिट में एक होती है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार में एकाधिकारी बाजार में बेचने वाला केवल एक फर्म होता है और क्रेता बहुत सारे होते हैं। एकाधिकारी फर्म जो है केवल संख्या में एक रहता है और उसका पूर्ति के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। बाजार में एकाधिकारी फर्म एक है और पूर्ति पर पूरा नियंत्रण है और केवल एक मूल्य वो अपना निर्धारित कर देता है, तो उसको कहा जाता है सिंपल मोनोपोली। लेकिन बाजार में एकाधिकारी जो है एक फर्म है, लेकिन उपभोक्ता को देखते हुए वो दो या दो से अधिक तरह की कीमत को निर्धारित करता है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता का कंज्यूमर सरप्लस ले ले। तो इसको मोनोपोली में इसका नाम हो जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, विभेदात्मक एकाधिकार। इसको कहा जाता है कि एकाधिकारी बाजार में मूल्य विभेदीकरण, मूल्य विभेद, एकाधिकारी बाजार में मूल्य विभेद जब होता है तो उस तरह के एकाधिकारी बाजार को डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एकाधिकार दो तरह का होता है। अब देखिए अब मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है और एकाधिकारी बाजार में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करता है। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करता है। तो मूल्य जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है X1 वस्तु, ये है X2 वस्तु, X3 वस्तु, X4 वस्तु, ऐसे ऐसे XN वस्तु। और प्राइस जो हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा P1, P2, P3, P4, इस तरीके से करते करते Pn। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मूल्य देखा जाए तो इतना मूल्य Pn मूल्य जो है इतना है, लास्ट मूल्य इतना है। कंज्यूमर सरप्लस हम लोग पढ़ते हैं
कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, इसी एरिया को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। मूल्य जो है लास्ट मूल्य है। अगर एक अधिकारी सही होता तो सबसे पीएन मूल्य लेता है, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। सबसे पूछा कितना मूल्य दोगे तो P1, कितना मूल्य दोगे तो P2, कितना मूल्य दोगे तो P3, P4। इस तरह से हर को अलग अलग मूल्य पर दिया और ये पूरा घर जो है कंज्यूमर सरप्लस का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 100% उपभोक्ता अधिशेष, 100% उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता अधिशेष 100% कंज्यूमर हंड्रेड परसेंट कंज्यूमर सरप्लस 100% कंज्यूमर सरप्लस taken by monopolist. तो इसका नाम इन्होंने रखा फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस discrimination. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
प्रथम श्रेणी मूल्य विभेद। प्रथम श्रेणी मूल्य विभेद। प्रथम श्रेणी मूल्य विभेद कहता है कि अगर उपभोक्ता अधिशेष कंज्यूमर सरप्लस का 100% एकाधिकारी वसूल ले मूल्य विभेद करके, तो जितना आइटम रहेगा उतने कीमत पर वो बेचेगा। एक्शन आइटम है तो प्राइस P1, P2, P3, PN तक ले जाएगा और PN पर ले जाके तब उसका सारा स्टॉक खत्म होगा। वही प्राइस लास्ट प्राइस है। लास्ट प्राइस से हम लोग तुलना करेंगे कि पहले वाला से कितना लिया, दूसरे से कितना लिया, तीसरे से कितना लिया, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस है। इसको देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है ACPV। ACPV ACPV कहते हैं कि जब जितना आइटम उसके पास है एकाधिकारी के पास, वो पूरा का पूरा आइटम जो है वो बेच लेगा अलग अलग मूल्यों पर, तो इसे हम मोतीलाल जी सर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर एक अधिकारी के पास 50 आइटम है, 50 पीस है कोई सामान का, तो उस 50 वो कितने दर पर बेचेगा, कितने तरह की कीमत पर बेचेगा? सर चित्र के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि MC बराबर MR होने पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लिया जाता है। और इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है, पहली स्थिति कंज्यूमर सरप्लस की और दूसरी प्रोड्यूसर सरप्लस की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मोनोपोली में प्राइस डिटरमाइनर तो मोनोपोलिस्ट खुद होता है, तो और सप्लाई का भी डिसीजन वह खुद लेता है, तो वह हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरफ मूव करेगा। और इस स्थिति में अगर मान लिया जाए कि 50 वस्तुओं में अगर 10 वस्तु की स्थिति कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की है, मतलब प्राइस इक्विलिब्रियम का स्टेज प्राप्त कर लेता है, और 10 से अधिक वस्तुओं को वह विभिन्न मूल्यों पर बेचना चाहता है, ऐसे में अगर वह प्रति 10 इकाई PN-1 पे बेचे और उस तरह से फिर प्रति 10 इकाई PN-2 पर बेचे, और इस तरह वो लास्ट 10वां इकाई को वो बचे हुए PN- समथिंग अर्थात वो फाइनली P1 तक पहुंच जाएगा। ऐसे वो मैक्सिमम सरप्लस का हिस्सा को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा और वो उस तरह से 100% कंज्यूमर सरप्लस की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह का बाजार को निर्धारण करने में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है, उसे वस्तु की आवश्यकता
अधिक महसूस होती है और वह वस्तु की यूटिलिटी को महत्व देता है। इस प्रकार कल्याण का इसमें अभाव पाया जाता है, इसे ही प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद कहते हैं। हर लंब जो है एक प्राइस है, एक प्राइस है। हाँ, अगर उसके पास 10 आइटम है, 10 पीस है, तो 10 लंब खींचेगा और 10 लंब पर बेच देगा। जी। सुनीता जी सर। इस चित्र में क्या एक्सप्लेन कर रहा है पीगू? जी सर, एसी पीगू कहते हैं कि एक अधिकारी जो है वो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, लाभ को अधिकतम करना चाहते, अपनी वस्तु को वो उपभोक्ता के अनुसार अलग अलग मूल्यों पर बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। और जो वो चाहता है कि वो मूल्य देना चाहता है उतना ही लेता है उस। जी सर, उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है, कितना मूल्य देना चाहते हैं, बोले P1 तो ठीक है लाइए, P2 तो लाइए, P3 तो लाइए, P4 तो लाइए, इस तरह से करते करते लास्ट आइटम PN पर वो बेच लेता है। जी सर, और लाभ को अधिकतम करता है और उपभोक्ता के लाभ उसका अधिकतम हो गया, लाभ कंज्यूमर सरप्लस किसी को नहीं मिला, नहीं किसी को नहीं मिला, कल्याण में कमी हो गई। एसी पीगू कहते हैं कि इससे कल्याण में कमी होती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पे नियंत्रण करे। और इसका नाम है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जी सर, प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद इसे कहते हैं, जिसमें 100% कंज्यूमर सरप्लस को एकाधिकार अपने पक्ष में ले लेता है। प्राइस तो 3 बात हो गया सर, अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग प्राइस हो गया और अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग प्राइस हो गया। प्राइस विलिंग टू पे, प्राइस विलिंग टू पे माइनस price willing to pay price actually paid equal to कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस जो है CS का मतलब हो गया CS का मतलब हो गया कंज्यूमर सरप्लस। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि जितना आइटम है उतने दाम पर बेचेगा। 50 आइटम है तो 50 को दाम होगा। और इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई मिसाइल बना के अमेरिका बेच रहा है, पैट्रियट मिसाइल,
तो पैट्रियट मिसाइल मान ली बना के बेच रहा है, तो 192 को मिसाइल बनाया, 192 देश को 192 कीमत पर अलग अलग कीमत पर बेच दिया, किसी को एक दाम पर नहीं दिया। उससे पूछा कितना देना चाहते हो, जो दिया वो लिया, ले लो। तो इस तरीके से क्या होगा कि बिलिंग टू पे जो है वही हो जाएगा एक्चुअल प्राइस। और हर बायर का बिलिंग टू पे एक नहीं होता है, बिलिंग टू पे टोटल यूटिलिटी पर निर्भर करता है। बिलिंग टू पे उस वस्तु का कुल उपयोगिता, उसको क्या मिल रहा है, उस पर वो बिलिंग टू पे उसका होता है। हर जो है हर बायर जो है, हर बायर का एक भी टोटल यूटिलिटी नहीं होता है, जैसे हर बायर का बिलिंग टू पे एक नहीं होगा। तो बिलिंग टू पे के बराबर वो प्राइस चार्ज करता है। वो प्राइस चार्ज किस पर करता है? बिलिंग टू पे। जो प्राइस वो लेगा बिलिंग टू पे, जो भी प्राइस लेगा वो क्या लेगा? बिलिंग टू पे। बिलिंग टू पे जो है वो मूल्य बन जाता है। तो इसलिए प्रथम श्रेणी में मूल्य जो है अलग अलग मूल्य होगा, जितना आइटम होगा उतना मूल्य होगा, जितना आइटम होगा उतना मूल्य होगा। पैट्रियट मिसाइल का उदाहरण लिए, 192 कंट्री है और हर कंट्री को एक एक पैट्रियट मिसाइल दे रहा है, तो हर कंट्री से उसका रेट अलग अलग होगा। तो 192 देश है, तो 192 पैट्रियट मिसाइल है और 192 रेट हो जाएगा। जितना पैट्रियट मिसाइल उतने रेट पर बेचेगा। क्लियर हुआ मोती? जी सर। क्लियर है ना? हाँ। पैट्रियट मिसाइल बेच रहा है अमेरिका, अमेरिका हाँ। का मोनोपोली है पैट्रियट मिसाइल पर। तो 192 कंट्री को बेच रहा है, तो 192 तरह का कीमत रखेगा। यूटिलिटी सबका यूटिलिटी अलग अलग है। अलग अलग है। पाकिस्तान से कम लेगा, इंडिया से ज्यादा लेगा। तो उसी तरीके से यूटिलिटी सबका एक समान नहीं है। अब जिसको एकदम जरूरत नहीं है, कोई डर नहीं है, फिर भी उसको कहेगा ले लो, कितना देना चाहते हो, कम बोलेगा उतने पर उसको दे देगा। तो कहता है कि पैट्रियट मिसाइल जो है 192 बनाया, 192 रेट पर अलग अलग बेच लिया। यह पक्का उदाहरण है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि यूएसए का अतिरिक्त दूसरा कोई उस मिसाइल को नहीं बना सकता है, वही उसका मोनोपोली है। और संसार का हर देश को चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, तो हर देश को एक एक देगा और रेट जो है सबसे अलग अलग लेगा, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी के आधार पर क्रेता का बिलिंग टू पे होता है। यूटिलिटी के आधार पर क्रेता का बिलिंग टू पे होता है। अब मोनोपोलिस्ट यही जानना चाहता है कि उपभोक्ता का बिलिंग टू पे क्या है। जितना बिलिंग टू पे होगा वही प्राइस होगा। तो मोनोपोली प्राइस जो है वो बिलिंग टू पे प्राइस होगा, और हर व्यक्ति का अलग अलग बिलिंग टू पे होता है, इसलिए मूल्य अलग अलग हो गया। सामान समान है, पैट्रियट मिसाइल समान है, लेकिन पैट्रियट मिसाइल का दाम 192 देश से अलग अलग रेट प्राप्त करेगा। यही है उदाहरण फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। क्लियर है? इसको आगे बढ़े? जी सर। जी सर। अब आ जाइए सेकेंड डिग्री। सेकेंड
सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा कि मान लीजिए पैट्रियट मिसाइल का हम लोग उदाहरण लिए, तो इसको उसको बेचना है, तो मान लीजिए कि ये 4 गो रेट रखेगा, P1, P2, P3, P4। मतलब एशिया वाले को कहेगा कि आप P4 पर लीजिए, अफ्रीका वाले को कहेगा P3 पर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका को कहेगा कि P1 पर लीजिए, साउथ अमेरिका को कहेगा P2 पर लीजिए, चाहे यूरोप को कहेगा P2 पर लीजिए और नॉर्थ अमेरिका को P1 पर लीजिए। तो सबसे ज्यादा चार्ज मान लीजिए करता है एशिया वाले, तो एशिया का जो भी देश लेगा वो इस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में रहेगा, तो सब एक रेट पर देगा। लेकिन यूरोप वाला जो देश है उसका अलग रेट होगा, यूरोप वाले का रेट जो है अलग होगा, उसमें जो देश आएगा इस रेट पर देगा। उसके बाद अफ्रीका का जो देश आएगा वो इस रेट पर देगा। और साउथ अमेरिका का आएगा तो वो इस रेट पर देगा। तो 1, 2, 3, 4 गो कीमत हो गया। द्वितीय श्रेणी मूल्य विभेद। द्वितीय श्रेणी मूल्य विभेद में P1, P2, P3, P4 चार तरह के मूल्य पर एकाधिकारी 4 तरह के मूल्य पर एकाधिकारी वस्तु को बेचेगा। तो हम आपको बताएं कि ये गौर से देख लीजिए, कंज्यूमर सरप्लस जो है आपका इतना कंज्यूमर सरप्लस ले लेगा। ये कंज्यूमर सरप्लस वो छोड़ देगा। ये कंज्यूमर सरप्लस जो है, ये कंज्यूमर सरप्लस को छोड़ देगा बायर के लिए। ये कंज्यूमर सरप्लस ले लेगा। ये कंज्यूमर सरप्लस जो है ले लेगा पूरा का पूरा एकाधिकारी। एकाधिकारी ले लेगा।
एकाधिकारी ले लेगा। ये कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस, ये जो है क्रेता को प्राप्त होगा, क्रेता को प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करेगा कि मूल्य जो है अनेक नहीं रखेगा, 4 ही रखेगा। पूरे विश्व के लिए वो पैट्रियार्ड बना रहा है, तो एशिया का अलग रेट रखेगा, अफ्रीका का अलग रखेगा, यूरोप का अलग रखेगा, नॉर्थ अमेरिका का अलग रखेगा। 4 रेट पर सारे देशों में बांट देगा। तो एशिया वाले में देखिएगा कि सबको सेम रेट पर मिलेगा, विलिंग टू पे से उसको मतलब नहीं है, सेम रेट पर दे दिया। अफ्रीका वाले को सेम रेट पर दे दिया, यूरोप वाले को सेम रेट पर दे दिया, लेकिन देश के भीतर में जो विलिंग टू पे है वो तो अलग अलग था, तो एक रेट पर दे दिया, तो ऊपर एक ट्रायंगल बच जाएगा। वो ट्रायंगल जो हो गया कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो इसमें एक व्यक्ति का कंज्यूमर सरप्लस नहीं हुआ है, उस बाजार का कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। पहले वाले केस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हर क्रेता के बीच में, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो गया विभिन्न मार्केट के बीच में, एशियन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, इंटर मार्केट प्राइस इंटर मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वहां हम लोग लिए थे पूरे देश का 191 देश, 192 देश, तो 192 देश को अलग अलग जो है रेट पर दे दिया, किसी को कुछ नहीं बचा, जो जितना बिलिंग टू पे था ले लिया। यहाँ क्या करेगा कि मार्केट को इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन करेगा, एक मार्केट से दूसरे मार्केट को कम में, दूसरे से तीसरे को कम में, तीसरे चौथे को कम में, तो इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन होने से कंज्यूमर सरप्लस का कुछ हिस्सा जो है क्रेता को देता है। मान लीजिए कि 75, मान लीजिए कि 75% और 25%, % जो है मोनोपोलिस्ट ले लेगा, और ये 25% जो है वो क्रेता के लिए छोड़ देगा। कुछ क्रेता को भी मिल गया, 75% एकाधिकारी ले लिया, लेकिन 25% छोड़ दिया,
अब पिछले केस में क्या था कि 100% ले लेता था, पिछले केस में 100% कंज्यूमर सरप्लस ले लिया, तो अब वो ले रहा है 75%। तो इसको कहा जाएगा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंज्यूमर सरप्लस taken by monopolist. Consumer surplus taken by monopolist। 75% यहाँ हो गया, पहले था फर्स्ट डिग्री में, 100% पिछले केस में। तो इस तरीके से हम लोग क्या पाते हैं कि प्राइस जो है प्राइस 1 2 P1 P2 P3 P4 अलग अलग प्राइस है। पूरे बाजार को, वर्ल्ड मार्केट को 4 भाग में बांट दिया और 4 भाग में बांट के इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन किया। इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन किया, 75% कंज्यूमर सरप्लस बटोर लिया, लेकिन 25% जो है ट्रायंगल, ऊपर वाला छोटा छोटा ट्रायंगल छोड़ दिया। इससे क्रेता भी खुश रहेगा, क्रेता को प्राप्त होगा और कंज्यूमर सरप्लस जो है कंज्यूमर सरप्लस क्रेता को प्राप्त होगा। मोतीलाल जी सर। समझ में आया ना? हाँ सर। डिस्क्रिमिनेशन जो है, अब बाजार इंटर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट। तो प्राइस का संख्या घट गया, 4 प्राइस में पूरे वर्ल्ड को 4 भाग में बांट दिया, 4 प्राइस पर बेच लिया
और इससे फायदा क्या हुआ कि हर कैटेगरी वाले को कुछ न कुछ थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस उसको मिल गया, उसका बिलिंग टू पे जो है उससे थोड़ा कम ही दाम ले रहा है। तो इस तरीके से 25% उदाहरण के लिए बता रहे हैं, पहले केस में 100% ले लिया, दूसरे केस में 100 नहीं लेगा, 75% देगा, 25% बायर के लिए छोड़ देगा। ज्यादा हिस्सा अपने लेगा, हैं? ज्यादा हिस्सा एकाधिकारी को ही मतलब मिलेगा। हाँ, नेचुरली एकाधिकारी है। जब पहले 100 ले रहा था तो 100 छोड़ दिया, 75 ले रहा है, 25% छोड़ दिया, अब चारों बाजार में 25% बट गया, 5 बाजार होगा बट गया, 4 बाजार होगा बट गया, जो भी होगा। क्लियर है ये बात? जी सर। अब आ जाइए तीसरा टाइप। 3 टाइप दिए हैं वो। तो पहला तो एकदम खराब है, दूसरा उससे थोड़ा बेहतर है कि कंज्यूमर को भी कुछ मिल रहा है, बच रहा है। तीसरा बाजार आ जाइए। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसमें only two types of price, only two types of price will be charged by discriminating only two types of prices will be charged by discriminating। ACPU कहते हैं कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होगा, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कहते हैं कि बाजार की मांग की रेखा ये होगी और प्राइस जो है P1 और P2 केवल 2 प्राइस रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि इस रेट पर एक बाजार में बेचेगा,
और दूसरा जो है किस बाजार में बेचेगा। तो इसमें ये जो है एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस का एक अधिकारी ले लेगा, कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर सरप्लस जो है वो छोड़ देगा। ये 50% कंज्यूमर सरप्लस वो छोड़ देगा और 50% कंज्यूमर सरप्लस वो ले लेगा। सर, हाँ निचल का जो ट्रायंगल है वही तो हाँ। वेलफेयर ही माना जाएगा, वो उसी को वेलफेयर भी मान लेंगे हम लोग, क्या कि अगर उतना उत्पादन वो कर देता। वेलफेयर तो 50-50 हो गया, इसलिए वेलफेयर मानेंगे कि चलो 50% छोड़ दिया। डिस्क्रिमिनेशन तो वेलफेयर के लिए नहीं ना है, वेलफेयर होने के लिए चाहिए डिस्क्रिमिनेशन फ्री, जो फ्री, परफेक्ट हाँ कंपटीशन में होता है। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस है सबके लिए, सबके लिए, हाँ जहाँ बाजार डिमांड में बराबर प्राइस होता है। सप्लाई हुआ हुआ। लेकिन अगर हाँ, आप दो के बीच में कर रहे हैं और 50% आप कंज्यूमर सप्लाई छोड़ दिए और 50% कंज्यूमर ले लिए, तो तुलनात्मक रूप में शोषण कम हुआ। इसको आधे वेलफेयर आध हम हो नहीं गया ना, हैं। आधे आध हो गया, प्रोड्यूसरों का तो उसमें चला गया, अगर उत्पादन करता तो हाँ उतना बेनिफिट ले लेता। हाँ, तो 50% जो है कंज्यूमर सरप्लस ले लेगा, 50% कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोलिस्ट टेक्स अवे, 50% monopolist takes away, 50% consumer surplus, %50 consumer surplus, 50% consumer surplus is taken by monopolist. 50% consumer surplus is taken by monopolist, और फायदा है कि 50% consumer surplus, 50% consumer surplus is left for buyers, left for buyers, consumers.
तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि X1 XN बंटवारा हो गया, डिमांड कर्व DD1 डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है DD। 50% कंज्यूमर सरप्लस, लेफ्ट और कंज्यूमर। 50% consumer surplus left to the consumer. 50% consumer surplus left to consumer. 50% consumer surplus left to consumer. डिमांड कर्व और %50 consumer surplus taken by monopolist. 50% consumers are taken by monopolist. 50% consumers left to consumer. डिमांड कर्व। तो इसको कहा जाता है कि चूंकि 50% छोड़ देता है, 50% ही लेता है, तो इस तरीके से उसको हम तुलनात्मक रूप में बहुत खराब नहीं मानेंगे। पहले दोनों की तुलना में थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बेहतर माना जाएगा अगर डिस्क्रिमिनेशन
होना आवश्यक है कि हो ही रहा है, तो पहले फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री से बेहतर होगा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सुनीता जी सर। थर्ड डिग्री के बारे में क्या बताना तुमको? थर्ड डिग्री के बारे में बोलो तो 2 लाइन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एसीपीयू बताते हैं कि इसमें 2 तरह का मूल्य निर्धारण होता है, P1 और P2। इसमें कंज्यूमर सरप्लस का जो 50% भाग है वो एकाधिकारी को मिलता है और 50% भाग कंज्यूमर को मिलता है, जिससे दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है और ये बाकी दोनों डिग्री से अच्छा माना जाता है इसको। ठीक है सर। हाँ ठीक। उद्देश्य यस सर। उद्देश्य तुम बता Yes, तो sir. इसको एक्सप्लेन करो तो थर्ड डिग्री को। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के अपेक्षा ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बेहतर है इस मामले में, क्योंकि कंज्यूमर को, बायर को और सेलर को दोनों को 50-50% कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। हेमंत हाँ सर, तुम एक्सप्लेन करो तो ये तीसरे वाले को। एसीपीयू ने एकाधिकार को 3 श्रेणी में बांटा है, जिसमें तीसरा श्रेणी में बाजार को 2 भागों में बांटा जाता है बाजार को, जिसमें 50% उपभोक्ता अधिशेष एकाधिकारी ले लेता है और 50% उपभोक्ता अधिशेष उपभोक्ता के लिए छोड़ देता है। ये अन्य दोनों श्रेणी से बेहतर होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एसीपीयू के द्वारा फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री कई बार बीपीएससी में यूपीएससी में एसीपीयू का नाम से आ जाता है, एसीपीयू का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 डिग्रीज को बतलाए। तो ये आपको उसमें बनाना है, 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम डाल के कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इस बात को ध्यान में रख ले कि ये डिमांड कर्व है और यही कंज्यूमर सरप्लस है। यही घर जो है, यही घर कंज्यूमर सरप्लस होता है। इसी का बंटवारा हो रहा है, इसी का बंटवारा हो रहा है। 100% ले लेंगे, 75% ले लेंगे या 50% ले लेंगे। यही हमारा जो है कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस का यही ट्रायंगल हम लोगों का बन रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है कंसेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े होंगे दोबारा पढ़ेंगे।
तो यही एरिया जो है इसी का छीना झपटी हो रहा है। पूरा छीन लेगा तो फर्स्ट डिग्री, 75% छीनेगा, 25% छोड़ देगा सेकेंड डिग्री, 50% छोड़ देगा, 50% ले लेगा तो कहा जाएगा थर्ड डिग्री। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर discriminating price determination under discriminating monopoly. Price discrimination under discriminating monopoly. अब हम लोग सभी जानते हैं, मोतीलाल भी बोल रहे थे कि MR बराबर MC ये नियम रहता है। तो जब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत डिटर्मिनेशन देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए चित्र पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा दबा के बनाएंगे और इसको थोड़ा उठा के बनाएंगे और इसी को जोड़ेंगे तो इस तरह का रेखा हो जाएगा। तो ई हो जाएगा D1, ई हो जाएगा D2, ई हो जाएगा D1 प्लस D2। अब गौर से देखिए कि ये है आपको मार्केट वन, ये वाला है आपका मार्केट 2 और इसका नाम हो जाएगा discriminating monopoly। जब मूल्य का निर्धारण होता है तो बराबर दो फर्म लिया जाता है, दो बाजार लिया जाता है, दो टैक्स पेयर लिया जाता है, दो फर्म लिया जाता है, दो प्रोड्यूसर लिया जाता है। इकोनॉमिक्स का नियम है कि जहां कभी निर्धारण होगा तो दो को लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दो बाजार लिए। अब दोनों बाजार में क्या अंतर है कि ये जो है इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, बेलोचदार है, और इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन 1 है, लोचदार। तो इसको बोलेंगे इनइलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक।
इनइलास्टिक, इसको बोलेंगे इलास्टिक। एक मार्केट हो गया इनइलास्टिक मार्केट, एक हो गया इलास्टिक मार्केट। ये दोनों को जोड़ दिए तो हो गया डिस्कंटिन्यूएबल। इसी को जोड़ने के पद्धति को ऊपर से जहां तला मुड़ गया, यहाँ से दोनों जोड़ेंगे तो चौड़ा हो गया, तो इसको कहा जाता है लेटरल समेशन। कौन टेक्निक बोलते हैं? लेटरल lateral summation लेटरल समेशन टेक्निक, चौड़ाई को जोड़ना। चौड़ाई को जोड़ने को लेटरल समेशन टेक्निक कहते हैं। तो दो बाजार को जोड़ दिए, अब दोनों बाजार में इसके ठीक बीचे बीच से लेंगे तो ये रेखा हो जाएगा MR। ठीक इसके बीचे बीच से लेंगे तो ये रेखा हो जाएगा MR। ये MR2 हो गया, ये MR1 हो गया। इस दोनों के ठीक बीचे बीच से, इसके बीचे बीच से लेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ मुड़ जाएगा, ये हो जाएगा MR1 प्लस MR2। तो ये चित्र बनाने का ये तरीका है, और ये चित्र बनाएंगे तो अब यहाँ देंगे एक मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, अब यहाँ देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बाजार में कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ, तो यहाँ से गिराएंगे। बोर्ड पर नजर रखिएगा, सीधे यहाँ से ले जाएंगे खींच के दोनों की ओर। जैसे ले जाएंगे तो एक यहाँ कटिंग हो जाएगा, तो एक कीमत हो गया P1, अब बिक्री हो गया M2। यहाँ वही इक्विलिब्रियम उठ करके यहाँ आ गया, तो यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, अभी नीचे आएगा तो ये हो गया M1 बिक्री, और यही ऊपर जाएगा और बाईं ओर मुड़ जाएगा तो ये जगह प्राइस P2। गौर से देखिए कि एक बाजार में प्राइस हो गया P1 इलास्टिक बाजार में, अब P2 हो गया इनइलास्टिक बाजार में। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट जो है उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो MC और MR के बीच का एरिया प्रॉफिट होगा। MC MR के बीच का एरिया जो है, MC जो होता है उसके एरिया को करेंगे तो ये हो जाएगा TC, MR के एरिया को करेंगे तो हो जाएगा TR। तो एक्चुअली TC TR है, इंटीग्रेशन हो गया MC का, यही घर हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया E पॉइंट पर, यही इक्विलिब्रियम चला गया यहाँ E2 पर, यही चला आया यहाँ E1 पर। इक्विलिब्रियम वहां से चला, मान लीजिए कि इस इक्विलिब्रियम को हम कैपिटल E नहीं लेके स्मॉल E कर दे, तो देखिए कैपिटल E हटा दिए, स्मॉल E हो गया इक्विलिब्रियम। अब हम लोगों को यहाँ मान लीजिए लेते हैं
यहाँ लेते हैं ई, यहाँ लेते हैं के, तो ए ई के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ए के ई, ए के ई, ए के ई, यही हो गया सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ए के ई बराबर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ आप गौर देखिए, यहाँ पर हो गया मोर सेल, यहाँ पर हो गया आपको लेस सेल, यहाँ पर हो गया लो प्राइस, और यहाँ हो गया आपको हाई एक बाजार में हो गया लो प्राइस, एक बाजार में हो गया हाई प्राइस। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो एसी फिगू का लिख दीजिएगा। अब आ गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, तो एमआर बराबर एमसी रूल को लगाएंगे। और चूंकि यहाँ पर दो बाजार है, दोनों का डिमांड कर्व अलग अलग है, एक इलास्टिक है एक इनइलास्टिक है, दोनों को जोड़ेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। जहां से जोड़ेंगे उसका दो ऊपर से सिंगल आ रहा है, जहां कॉर्नर पहुंचेगा वहां दोनों को जोड़ देंगे तो चौड़ा हो जाएगा, दाहिने भागेगा। तो इसी को कहते हैं चौड़ाई जोड़ना। यहाँ चौड़ाई जोड़ेंगे तो इसका एल और इसका ई इतना चौड़ा हो जाएगा, ये इतना कम, दोनों जोड़ेंगे तो इतना होगा। लेकिन यहाँ अकेले लेंगे तो अकेले ही आएगा, यहाँ के बाद से दोनों जुटेगा चौड़ा होता है तो दाहिनी ओर चला जाएगा। चित्र बनाते समय ध्यान रखना है कि पहला दोनों में जगह कम कम लेंगे और तीसरा में थोड़ा जगह ज्यादा देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ करके उसमें चित्र बनाना है। थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण करने के लिए बराबर इकोनॉमिक्स में दो फर्म लिया जाता है, दो फर्म दो क्रेता, दो फर्म दो क्रेता, दो उत्पाद दो उत्पादक, दो फर्म, जहां भी लेंगे दो पर ही इक्विलिब्रियम दिखाया जाता है। तो हम लोग दो फर्म लिए, एक फर्म लिए इलास्टिक, एक फर्म लिए इनइलास्टिक, एक फर्म लिए इलास्टिक, एक फर्म लिए इनइलास्टिक। इनइलास्टिक जो होता है उसका डिमांड कर्व जीरो की ओर खींचता हुआ रहता है, और जो इलास्टिक होता है उसका डिमांड कर्व जीरो से दाहिनी ओर भागा रहता है। इलास्टिक में डिमांड कर्व जीरो की ओर भागता है और इलास्टिक में डिमांड कर्व जीरो से दूर भागता है। दोनों को जोड़ेंगे तो रूप वैसे ही आएगा, ऊपर से आएगा पतला, नीचे आके चौड़ा हो जाएगा। एमसी रेखा यू आकार की होती है। एमआर प्लस MR2 MR1 प्लस MR2 का दोनों का मिला हुआ रेखा को जहां काटेगी वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। उसी इक्विलिब्रियम को दोनों बाजार में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे दोनों बाजार में ट्रांसफर करेंगे
तो दोनों बाजार का एमआर से कटिंग हो जाएगा। यहाँ एमआर बराबर एमसी इक्विलिब्रियम से कटिंग एमआर पर हो गया, मतलब यहाँ एमआर बराबर एमसी हो गया, यहाँ भी एमआर बराबर एमसी हो गया। अब इसको ऊपर मिला देंगे तो प्राइस हो जाएगा, नीचे उत्पादन हो गया, बिक्री हो गया। ये ऊपर मिला देंगे तो प्राइस हो जाएगा, नीचे उत्पादन बिक्री हो गया। अब देखिए क्लियर नजर आ रहा है कि एक बाजार में लो प्राइस हो गया और मोर सेल हो गया, दूसरे बाजार में हाई प्राइस हो गया और लो सेल हो गया, लेस सेल हो गया। तो एक जहां दाम ज्यादा हो गया वहां बिक्री कम है, जहां दाम कम हो गया वहां बिक्री ज्यादा है। कुल मिला के जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो टीआर माइनस टीसी से निकाला जाता है। टीआर का मतलब हो गया एआर का एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ एमआर, इंटीग्रेशन ऑफ एमआर हो जाता है टीआर। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एमसी हो जाएगा टीसी। तो टीआर प्लस टीसी का एरिया हम लोग निकाल देते हैं और तब उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन से पता चल जाता है कि किस बाजार में क्या कीमत होगी। एक बाजार में कीमत अधिक हो गई, दूसरे बाजार में कीमत कम हो गई। मोतीलाल समझ गए? जी सर। सर जैसे लेस्ट इलास्टिक डिमांड वाला मार्केट जो है, इन इलास्टिक वाला, उसमें और इसमें दोनों में अलग से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने का जरूरत नहीं रहेगा? एवरेज कॉस्ट दिखा के ना वो अकेला नहीं ना है, वो तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का ही एक हाथ है, दो हाथ है। दोनों मिला के उसके बाद ना वो निकलेगा, दोनों मिला के ना मोनोपोली तो वो है। अरे वो तो उसी हाँ, का बाजार उसी है, में दिखाएंगे जी। प्रॉफिट जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में दिखाना है, उस दोनों में आप नहीं दिखा सकते हैं। वो तो उसका एक्सटेंशन है, मार्केट 1 मार्केट 2। उसका एरिया यहाँ आ गया आपको, यहाँ जो उसका एमआर आ गया ना, दोनों का एमआर आ गया तीसरे चित्र में। तीसरे चित्र में जो MR1 प्लस MR2 है, दोनों बाजार यहाँ आ गया। एमसी एक ही है मोनोपोलिस्ट का, मोनोपोली में एमसी एक ही होता है, एक ही मालिक है, एक ही फर्म है। दो बाजार का दोनों का एमआर एक जगह इंटीग्रेट करके आ गया, एक जगह इंटीग्रेट करके आ गया आपको। इसलिए दोनों को अलग अलग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अलग आइडेंटिटी नहीं है। क्रेता के लिए वो आइडेंटिटी है, लेकिन उत्पादक के लिए तो फर्म का मालिक वही ना है। फर्म का मालिक है डिस्ट्रीब्यूटिव मोनोपोली, इसलिए उस दोनों का आपस में कॉस्ट के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कॉस्ट दिखलाया गया डिस्ट्रीब्यूटिव मोनोपोली में। और MR1 MR2 अलग अलग डिजाइन का है, तो दोनों को जोड़ करके इंटीग्रेटेड हम लोग यहाँ लिए हैं। तो इंटीग्रेटेड होकर के आ गया MR1 प्लस MR2 कर्व। यही कर्व का इंटीग्रेशन लेंगे तो टीआर हो जाएगा। तो दोनों बाजार में केवल आपको दिखाना है डिमांड और एमआर, डिमांड और एमआर, और दोनों का एमआर का इंटीग्रेशन हो जाएगा राइट साइड, दोनों के डिमांड का इंटीग्रेशन हो जाएगा राइट साइड। और वही है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जो मालिक है, एक फर्म है जो मालिक है। क्लियर है बात? जी जी सर, अब समझ गए। उद्देश्य? यस सर। किस बाजार में ज्यादा लेगा कीमत है, किस में कम लेगा? मार्केट 1 में लेगा सर, जिसमें इनइलास्टिक है और कम सेल हो रहा है।
और कहाँ कम लेगा? मार्केट 1 में। ठीक से बोलो ना कि कम लेगा मार्केट सर। 1 में ज्यादा प्राइस है और कम बिक्री होगा, और मार्केट 2 हाँ। में कम मूल्य पे ज्यादा बिक्री हाँ, होगा। पहले वाले में कंज्यूमर कम सेंसिटिव है दाम को लेके, और दूसरे वाले में कंज्यूमर सेंसिटिव है दाम को लेके, तुरंत प्रक्रिया कर लेगा, इसलिए उसमें अंतर कर दिया। यही होगा ना फिर से सर? बोलो, फिर से बोलो, ऐसे बोलो। इलास्टिक मार्केट में कीमत कम होगी, बिक्री ज्यादा होगी। इन इलास्टिक मार्केट में कीमत ज्यादा होगी, बिक्री कम होगी। तो ये तुलनात्मक उत्तर होगा। बोलो फिर से। इलास्टिक मार्केट में प्राइस कम होगी और बिक्री ज्यादा होगी। इन इलास्टिक हाँ मार्केट में प्राइस ज्यादा होगी और बिक्री कम होगी। हाँ, बहुत अच्छा, करेक्ट। हेमंत, सर आप इसको एक्सप्लेन कीजिए तो। सर इसमें बेरोजगार बाजार जो होगा उसमें कीमत ज्यादा रहेगा और वस्तु की मात्रा जो होगी कम रहेगी, और जो सापेक्ष रूप से लोचदार होंगे मार्केट उसमें कीमत कम होगा और वस्तु की मात्रा ज्यादा होगी। दोनों बाजार का जो प्रभाव पड़ता है डिस्क्रिप्टिव मोनोपोली को, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना प्राप्त हो रहा है? टोटल प्रॉफिट ऐसे ही जो थर्ड वाले फिगर में टोटल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है दोनों को जोड़ करके। कितना एरिया कितना हो जा रहा है? AKE सुपर हाँ नॉर्मल सर, प्रॉफिट की प्राप्ति हो रही है। एक ही होगा। AKE है सुपर नॉर्मल S&P प्रॉफिट। प्रॉफिट। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कॉस्ट कितना है, तो आपको बताना है ये OMEK। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? OMEK मतलब मार्जिनल कॉस्ट का जो एरिया होता है, टोटल एरिया वो टोटल कॉस्ट कहलाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल एरिया होता है, वो टोटल रेवेन्यू हो जाता है। हाँ सर। मार्जिनल इसलिए यहाँ लिख दिए हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल रेवेन्यू होगा, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट होगा। बहुत ही मार्क्स पेचिंग रहता है, और बीपीएससी स्टेट सर्विसेज में ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। इसलिए आपको हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, हर आदमी समझ जाइए और चित्र बना के हमको व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। जी सर। अब कहता है कि नेसेसरी कंडीशन। Necessary conditions for price necessary condition for price discrimination। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? तो पहला सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि देयर मस्ट बी difference
in elasticity of demand. There must be elasticity, there must be difference in elasticity of demand in different market. Necessary condition for price discrimination. Necessary condition for price discrimination. There must be difference in elasticity of demand in different market. Different market में elasticity of demand क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए. अगर elasticity demand एक समान हो जाएगा तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकिएगा. डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है कि elasticity of demand अलग अलग है. There must be separate situation of two there must be separate situation for two sub markets. जो सब मार्केट्स होगा वो दोनों में सेपरेट सिचुएशन होना चाहिए, एक जगह पर नहीं होना चाहिए. तीसरा होना चाहिए कि there must not be legal barrier there must not be legal barrier in price there must not be legal barrier in price discrimination. सरकार का कोई कानून ऐसा नहीं हो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला को अरेस्ट कर लेंगे, तब डरे कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही नहीं. डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जो है वो अरेस्ट हो जाएगा तो वो करेगा नहीं. लीगल बैरियर नहीं होना चाहिए. जैसे बिहार में शराब बंदी है, अब शराब बेचना शुरू कर देगा ओपनली, अरेस्ट हो जाएगा. तो लीगल बैरियर जहाँ है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा.
देयर मस्ट बी सेपरेट सिचुएशन टू मार्केट, मार्केट के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट। और फोर्थ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सस्ता बाजार है बाजार 2, तो बाजार 2 में खरीद के अब बायरे नहीं चल जाए बेचने के लिए बाजार 1 में, तो डिस्क्रिमिनेशन करना संभव नहीं होगा। बायर कैन नॉट बी सेलर। आप देखिएगा पहले कंट्रोल का जमाना था, राशनिंग था और बहुत सारे चीजों पर बैंड लगा हुआ था, विदेश से आप नहीं ला सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए विदेश से VCR ला सकता है, तो VCR अपने उपभोग के लिए लाता है, प्लेन से आया उतरा, एयरपोर्ट पर ही खरीदार बैठा रहता था। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला वो अपना VCR दे दिया सेलर को और सेलर उसको ब्लैक करके बेचना शुरू कर दिया एकदम न्यू। तो कुछ आदमी का धंधा बन गया था कि विदेश जाना और वहां से जिस एयरपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है वहां से सामान ले लेना और लाके इंडिया में उसको ब्लैक मार्केटिंग करना। तो बायर इन लो प्राइस मार्केट cannot act as seller in high price market. Buyer cannot be seller. तो नहीं तो मोनोपोली का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहता है बायर इन लो price buyer in low price market cannot act as seller in high price buyer in low price market cannot act as seller in high price market. Buyer in low price market cannot act as seller in high price market. तो नेसेसरी कंडीशन जो है फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया? देयर मस्ट बी डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट। वस्तु के मांग की लोच विभिन्न बाजार में एकाधिकार के अंतर्गत विभिन्न बाजार में अलग अलग होना चाहिए, कहीं इलास्टिक हो कहीं इनइलास्टिक हो, तो आराम से वो डिस्क्रिमिनेट कर लेगा। दूसरा है कि देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ द मार्केट बाय डिस्टेंस, एक कहीं है एक थोड़ा हट करके है। तीसरा है कि देयर मस्ट नॉट बी लीगल बैरियर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कोई कानून नहीं हो जो इसको रोक दे। और चौथा है कि बायर इन लो प्राइस मार्केट कैन नॉट एक्ट एज सेलर इन हाई प्राइस मार्केट। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसी को कहा जाता है possibility of price discrimination, possibilities of price discrimination
possibilities of price discrimination requires four conditions. Four conditions must be satisfied. In the economy. Possibilities of price discrimination require four conditions must be satisfied in the economy. इकोनॉमी में ये चार कंडीशन रहेगा तभी डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए MR equal to MC. MR is equal to MC. MR1 equal to MR2 equal to MC curve must cut MR curve from below.
MC curve must cut MR, sigma MR curve from below. If these two conditions are satisfied, if these two conditions are satisfied, there will be equilibrium under discriminating if these two conditions are satisfied, there will be equilibrium under discriminating monopoly. If these two conditions are satisfied, there will be equilibrium under discriminating monopoly. क्लियर है? जी सर। यस सर। 4 गो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, जिससे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उसको 4 होना जरूरी है, नहीं तो लाख चाहेगी डिस्क्रिमिनेशन करे नहीं कर पाएगी। मांग की लोच जो है अलग अलग होना चाहिए, एक बाजार से दूसरे बाजार में सेपरेट सिचुएशन होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, किसी तरह का कोई लीगल बैरियर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बायर है लो प्राइस मार्केट में, वो खुद स्मगलिंग करने वाला नहीं हो कि बायर इन लो प्राइस के मार्केट है और छिपा के जाके हाई प्राइस मार्केट में कुछ कम दाम में बेचना शुरू कर दे, तो मोनोपोली उसका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बायर कैन नॉट एक्ट एज सेलर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नियम वही है, MR इज इक्वल टू MC, लेकिन यहाँ हो जाएगा MR1 बराबर MR2 बराबर सिग्मा MR बराबर MC। चूंकि तीसरा लाइन जो कट होता है तीसरे चित्र में, तो सिग्मा MR और MC है, और वही लाइन चला जाता है MR पर 1 पर MR2 पर, तो उसका भी डिस्टेंस वही होगा। तो MR1 बराबर MR2 बराबर सिग्मा MR बराबर MC। नंबर 2 कंडीशन है MC कर मस्ट कट सिग्मा MR कर फ्रॉम बिलो। अगर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट होता है तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में इक्विलिब्रियम की प्राप्ति होगी। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो।